नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है 10 काम 60 वर्ष वालों को मार्च खत्म होने से पहले कर लेने चाहिए। तो दोस्तों, कौन से ऐसे 10 इंपॉर्टेंट काम हैं जो सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ज्यादा है, 70 साल से ज्यादा है, 80 साल से ज्यादा है, ऐसे सीनियर सिटीजन को कौन से 10 इंपॉर्टेंट काम जो है वो 31 मार्च 2026 से पहले करने चाहिए। आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको वो 10 काम बताने वाले हैं जो 31 मार्च से पहले पहले आपको करके रखने हैं। अगर 31 मार्च से पहले नहीं करेंगे तो उस केस में आपको कॉन्सिक्वेंसेस, आपको पेनल्टी या कुछ और यहां पर फेस करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, कौन से 10 काम हैं जो करना आपके लिए जरूरी है, फ्यूचर में आपको कोई परेशानी दिक्कत ना हो, इसके लिए ये 10 काम आज ही करके रख ले। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक जरूरी और छोटी सी जानकारी। अगर आपको जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करवानी है, कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8799144520 पर। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और सर्विस ले सकते हैं। तो कौन से वो 10 जरूरी काम है जिसे जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी जो सीनियर सिटीजन है उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबमिट करना है फॉर्म 15H बिफोर 31 मार्च 2026। दोस्तों, हालांकि 1 अप्रैल से आपको ये फॉर्म जो है वो भरना स्टार्ट कर देना है। फॉर्म 15H जब भी अप्रैल स्टार्ट होता है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आपको ये फॉर्म जमा करना होता है। क्योंकि कई बार जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, अगर आपकी टीडीएस की लिमिट एक्सीड होती है तो वो आपका टीडीएस काट लेती है, लेकिन ये फॉर्म जमा करने से आपका जो टीडीएस है वो काटा नहीं जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बिगिनिंग द पीरियड में ही आपको करना है। लेकिन अगर पीरियड जा चुका है, जैसे अभी अक्टूबर महीना चल रहा है, तो अभी भी आप ये फॉर्म जमा कर सकते हैं। 31 मार्च से पहले पहले आपको ये फॉर्म जमा करना है। जो भी सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है, रेसिडेंट है, तो उसके इसमें ध्यान रखिएगा फॉर्म 15H आप जमा करें, चाहे बैंक हो या फिर पोस्ट ऑफिस। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी इंटरेस्ट इनकम है, टीडीएस अगर आप बचाना चाहते हैं, टीडीएस नहीं कटवाना चाहते हैं, चाहे एफडी है, आरडी है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है या पोस्ट ऑफिस की अन्य कोई जो एग्जेम्प्ट स्कीम है, उनमें आपको टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आती, लेकिन उनके अलावा अगर टीडीएस की लायबिलिटी आ रही है तो ध्यान रखिएगा, अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम फाइनेंशियल ईयर 25-26 में 12 लाख तक है तो उस केस में आप फॉर्म 15H जो है वो जमा कर सकते हैं। यानी आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो 4 लाख की दी गई है, प्लस 87A का रिबेट आपको मिलता है 12 लाख तक की, 8 लाख तक की इनकम पर, यानी टोटल आपको 12 लाख तक की इनकम पर छूट मिलती है। ये इतनी इनकम अगर आपकी है तो उस केस में आप फॉर्म 15H जमा कर सकते हैं। इंटरेस्ट इनकम ध्यान रखिएगा, अगर 1 लाख तक है तो उसके इसमें फॉर्म 15H की जरूरत नहीं है, लेकिन 1 लाख से क्रॉस करे तभी आपको ये फॉर्म 15H जमा करना है। हर साल आपको एक बार ये फॉर्म जो है वो बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जमा करना है। अगर टीडीएस डिडक्ट होता है बैंक पोस्ट ऑफिस द्वारा, अगर आपका टीडीएस डिडक्ट कर लेती है, चाहे आपने फॉर्म जमा किया नहीं किया, फिर भी टीडीएस अगर डिडक्ट हो जाता है तो इस केस में आप टीडीएस का रिफंड ले सकते हैं आईटीआर फाइल करके। इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप फाइल करेंगे तो उस केस में उस टीडीएस का आपको रिफंड मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, पैन कार्ड आपके पास होना जरूरी है, मैंडेटरी है। विदाउट पैन कार्ड आप फॉर्म 15H जो है वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। तो दोस्तों, 31 मार्च से पहले पहले अगर आप फॉर्म 15H जमा कर देते हैं तो उस केस में जो बैंक है वो आपके रिमेनिंग पीरियड का टीडीएस जो है वो नहीं काटेंगे। अगर ऑलरेडी काट दिया है, आगे नहीं कटवाना चाहते, तो ये फॉर्म जो है वो जमा कर दें ताकि आपका टीडीएस कटने से रुक जाए, और जो काट लिया उसके लिए आप इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। आ जाते हैं अपने सेकेंड पॉइंट पे, एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो क्या है एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स? ध्यान रखिएगा, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो एडवांस टैक्स से आपको एग्जम्पशन दिया गया है, और सेल्फ असेसमेंट टैक्स वो होता है जब आप रिटर्न फाइल करते हैं, अगर कोई टैक्स लायबिलिटी होती है तो आपको टैक्स जो है वो सरकार को भरना पड़ता है, तो उस केस में आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स भर सकते हैं। अब कब एडवांस टैक्स आपको एग्जम्पशन होता है, आइए ये समझते हैं। अगर कोई सीनियर सिटीजन है और उसकी अगर बिजनेस इनकम नहीं है तो उस केस में आपको एग्जम्पशन मिलता है एडवांस टैक्स से। आपको एडवांस टैक्स भरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम हुई,
टोटल टैक्स जो है वो 10,000 से ज्यादा हुआ तो उस केस में आपको एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आ जाती है, भले आप सीनियर सिटीजन क्यों ना हो। तो ध्यान रखिएगा, इवन एडवांस टैक्स इज नॉट मैंडेटरी फॉर सीनियर सिटीजन। भले ही एडवांस टैक्स आपके लिए जरूरी नहीं है, बिजनेस इनकम नहीं है फिर भी जरूरी नहीं है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी, एडवांस टैक्स की जरूरत नहीं है लेकिन आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ रही है, आपकी अदर इनकम्स है, बिजनेस के अलावा और सारी इनकम है लेकिन वहां पर आपकी टैक्स लायबिलिटी आ रही है, तो उस केस में 31 मार्च से पहले पहले आपको भरना जरूरी हो जाता है। भले एडवांस टैक्स नहीं भरना लेकिन सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरना आपके लिए जरूरी होता है। तो अगर आपकी कोई इनकम है, टीडीएस यहां पर डिडक्ट नहीं किया गया है, टीडीएस यानी आपने फॉर्म 59 जमा कर दिया था, टीडीएस कोई भी डिडक्ट नहीं हुआ है, तो ध्यान रखिएगा अगर आपको इंटरेस्ट इनकम हो रही है एफडी से, आरडी से, सेविंग अकाउंट से, रेंट इनकम हो रही है, कैपिटल गेन की इनकम हो रही है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड से, या कोई अदर इनकम हो रही है जिसके अंदर टीडीएस कवर नहीं करता, तो ध्यान रखिएगा 31 मार्च से पहले पहले अपनी टैक्स लायबिलिटी जरूर पे कर दे। आप पर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं है लेकिन ये टैक्स लायबिलिटी देना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं पे करेंगे तो ब्याज आप पर लगेगा 234B और 234C के तहत। तो यहां पर आपने जो 234B है, 234C है, इसका इंटरेस्ट आपको ना लगे, इस वजह से ध्यान रखिएगा अगर एडवांस टैक्स एप्लीकेबल नहीं है तो आपको टैक्स जो है सरकार को देना होता है वो 31 मार्च से पहले पहले आप जमा जरूर कर दे। अपनी टोटल इनकम कैलकुलेट करे, टैक्स कैलकुलेट करे, जो भी टैक्स निकल कर आता है 31 मार्च से पहले भर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई ब्याज आपको नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप डिले करेंगे, 31 मार्च के बाद भरेंगे, तो उस केस में आप पर टैक्स लायबिलिटी ब्याज की आ सकती है। आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, अपडेट नॉमिनी एंड केवाईसी। तो यहां पर आपको क्या अपडेट करना है, 31 मार्च से पहले नॉमिनी को अपडेट कर लीजिए। आपने जितने भी बैंक अकाउंट है, एफडी है, म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस में आपका इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, सभी जगह पर आपको नॉमिनी जो है अपडेट करके रखना है। और कहीं पर अगर केवाईसी नहीं करी है तो केवाईसी भी आपको करके रखना है। ध्यान रखिएगा जितने भी आपके बैंक खाते हैं, म्यूचुअल फंड अकाउंट है, इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपने लेकर रखी है, डीमेट अकाउंट है, वहां पर आप अपने नॉमिनी को जरूर अपडेट कर दें। उनकी जो डिटेल है, उनका जो पैन नंबर है, उनका नाम, सारे जो भी आपका रिलेशन है वो सारी चीजें अपडेट कर दे और वैलिड केवाईसी जरूर करवा ले। फ्रॉम अप्रैल 2025 से अगर यहां पर नॉमिनी मिसिंग है, केवाईसी आपने नहीं कराया है, तो उस केस में उन अकाउंट को जो है वो फ्रीज कर दिया जाएगा एज पर एसबीआई और आरबीआई नॉर्म्स के हिसाब से। अगर आप अपना नॉमिनी अपडेट नहीं करते या केवाईसी नहीं करवाते तो आपका अकाउंट जो है वो बंद कर दिया जाएगा। आपके अकाउंट के अंदर जो है वो ब्लॉक कर दिए जाएंगे ट्रांजैक्शन, आप ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। आपको कोई भी पैसा भेजना हो या विड्रॉ करना हो वो नहीं कर पाएंगे। कोई डिविडेंड आना है, कोई इंश्योरेंस क्लेम लेना है तो वो भी आपका रोक दिया जाएगा। आपके अकाउंट को जो है वो फ्रोजन कर दिया जाएगा, जिसमें आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा 31 मार्च से पहले पहले नॉमिनी और अपनी केवाईसी, जो बैंक की केवाईसी होती है, वो अपडेट जरूर कर ले। अपना पैन नंबर, आधार नंबर या कोई और डॉक्यूमेंट अगर मांगा जाता है तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करने होंगे। अपने फोर्थ पॉइंट पे, प्लान फॉर कैपिटल गेन। अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं, शेयर्स बेचते हैं, तो कई बार हम गलती करते हैं कि जब हम रिटर्न भरते हैं तब ये कैपिटल गेन जो है वो कैलकुलेट करते हैं और उस समय हमें यहां पर इंटरेस्ट, ब्याज की पेनल्टी आ जाती है। या कई बार हम एग्जम्पशन क्लेम करना भूल जाते हैं, जो टाइम लिमिट दी गई है उसके अंदर हम एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर पाते, इस वजह से ज्यादा टैक्स देना पड़ जाता है कैपिटल गेन पर। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कभी भी अगर आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो, शेयर्स बेच रहे हो, तो कैपिटल गेन पहले कैलकुलेट करके जरूर रख ले। जो भी प्रॉपर्टी है इसके रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है, शेयर्स रिलेटेड जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, इसको कलेक्ट करे। तो प्रॉपर्टी के केस में तो जब आपने प्रॉपर्टी बेची तो सेल डीड, परचेज डीड होगी। शेयर्स के केस में आपको ध्यान रखना है, आपको जब तक, जिस दिन तक आप कैलकुलेट कर रहे हैं उस दिन तक के आपको डीमेट अकाउंट से, जो ब्रोकर अकाउंट है, वहां से प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो निकाल लेना है। भले ही है यहां पर आपको समझ लीजिए 8 महीने का आपने कैलकुलेट किया तो 8 महीने के हिसाब से आप टैक्स भर सकते हैं। बाकी का जो बैलेंस हो आगे जो आपने बेचेंगे, यानी अक्टूबर से लेकर मार्च में जो बेचेंगे उसका मार्च तक कर दीजिएगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, पहले से इनका कैलकुलेट करके जरूर रखें। यहां पर डिसाइड करना आपको जरूरी है कि अगर इस कैपिटल गेन को आप बचाना चाहते हैं तो क्या आपको नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदनी है, सेक्शन 54 F के अंदर आपको बेनिफिट लेना है, या फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना है बॉन्ड में।
NHI-REC के बॉन्ड होते हैं 54 EC में आपको बेनिफिट मिलता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको नई घर खरीदना है या बॉन्ड में निवेश करना है, तो ये आपको विद इन द टाइम पीरियड आपको करना है। बॉन्ड खरीदने के लिए आपको 6 महीने का टाइम पीरियड दिया जाता है और घर खरीदने के लिए आपको 2 से 3 साल का समय दिया जाता है। लेकिन आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में निवेश करना होता है बिफोर ITR फाइलिंग, ITR फाइल करने से पहले। तो कभी भी ध्यान रखिएगा 31 मार्च से पहले पहले ये डिसीजन आपको लेकर रखना है कि आपको करना क्या है अगर आप अपना टैक्स बचाना चाहते हैं। इसी के साथ आपको प्रूफ ऑफ इन्वेस्टमेंट रखना होगा। जो भी शेयर डीड है, बॉन्ड आपने खरीदा है, वो ITR फाइल करते वक्त आपके पास होने चाहिए और इसे आपको फ्यूचर के लिए भी संभाल कर रखना होगा। इसी के साथ आप अपने एग्जम्पशन जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे जब आप अपनी ITR फाइल करेंगे। मान लीजिए अगर 24-25 की अगर किसी ने ITR फाइल करी होगी तो वो अपनी ITR में ये क्लेम कर सकता है। इस बार अगर आप फाइल करेंगे फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, तो जो भी डॉक्यूमेंट है उसके बेस पर आप एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं। और ये एग्जम्पशन जो आपने लिया है, कभी भी इनकम टैक्स ऑफिसर आपसे इस एग्जम्पशन रिलेटेड प्रूफ मांग सकता है। इस वजह से सभी डॉक्यूमेंट आपको संभाल कर रखने होंगे। आ जाते हैं अपने 5th पॉइंट पे, इन्वेस्टमेंट इन टैक्स सेविंग डिडक्शन। ध्यान रखिएगा न्यू टैक्स रिजिम में इस बार आपको 12 लाख रुपए तक की छूट मिलने वाली है, लेकिन कई ऐसे टैक्स पेयर हैं जो ओल्ड टैक्स रिजिम की तरफ भी जाना चाहते हैं। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम के बारे में सोच रहे हैं, ऑप्ट करना जानना चाहते हैं, तो उसके इसमें ध्यान रखिएगा टैक्स सेविंग को डिडक्शन दिए गए हैं। 31 मार्च से पहले पहले इनमें इन्वेस्टमेंट करें, तभी ये डिडक्शन आपको मिल पाएंगे। तो जितने भी आपके टैक्स सेविंग डिडक्शंस है बिफोर द ईयर एंड, इनको यहां पर एक बार चेक जरूर कर ले। जैसे ATC के अंदर आप कई सारे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 5 साल की FD कर सकते हैं, PPF, ELSS FD में निवेश कर सकते हैं, NSC, कई सारे ऑप्शंस दिए गए। 1.5 लाख की आपको छूट मिलती है ओल्ड टैक्स रिजिम में। न्यू टैक्स रिजिम में आपको अलाउ नहीं है। ATD की बात करें, अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपए की लिमिट दी जाती है, तो आप अपने लिए 50,000 तक का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप मेडिकल एक्सपेंडिचर भी करते हैं, हेल्थ पॉलिसी नहीं लेते तो भी आपको फायदा इसमें दिया जाता है। ATTT-B के तहत आपको यहां पर 50,000 का ब्याज की छूट मिल जाती है। जो भी FD का ब्याज आ रहा है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का ब्याज आ रहा है, PPF का ब्याज तो ऐसे ही आपके लिए एग्जम्पशन दिया जाता है, एग्जम्प्ट रहता है। लेकिन इसके अलावा कोई ब्याज है तो वो ATTT-B के अंदर आप सीनियर सिटीजन है तो बेनिफिट मिल जाता है। ATTT-B के अंदर अगर आपने कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया है स्पेसिफाइड डिजीज के लिए, तो 1 लाख की लिमिट दी गई है सीनियर सिटीजन को। इसका फायदा आप ओल्ड टैक्स रिजिम में ले सकते हैं। तो ये बेनिफिट लेना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले पहले यहां पर आपको या एक्सपेंस करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि आपको यहां पर नेक्स्ट ईयर जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो इसका बेनिफिट ओल्ड टैक्स रिजिम में ले पाएंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ITR अगर आपकी कोई पेंडिंग पड़ी हुई है तो वो आप जो है वो 31 दिसंबर से पहले पहले फाइल कर सकते हैं। हालांकि 31 मार्च हुआ करती थी, लेकिन सरकार ने उसको डेट चेंज करके 31 दिसंबर कर दिया है। तो मान लीजिए आपकी कोई ITR पुरानी पेंडिंग पड़ी है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 की पेंडिंग पड़ी है, तो अभी भी आप बिलेटेड रिटर्न जो है वो 31 दिसंबर 2025 से पहले फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी टोटल इनकम 3 लाख तक है तो कोई लेट फीस नहीं लगेगी, लेकिन टोटल इनकम 3 लाख से 5 लाख है तो 1,000 की लेट फीस, और 5 लाख से ज्यादा है तो 5,000 की लेट फीस के साथ आप बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं। अगर आपने यहां पर मार्च के बाद या 31 दिसंबर के बाद ITR फाइल करे तो उस केस में ध्यान रखिएगा 25% एडिशनल टैक्स आपको देना पड़ सकता है। अगर आपकी 1 लाख की टैक्स की लाइबिलिटी है तो उस केस में 25,000 और टैक्स देना पड़ेगा। टोटल 1,25,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। तो ये 25,000 अगर आप बचाना चाहते हैं तो 31 दिसंबर से पहले पहले अपनी बिलेटेड अगर कोई ITR आपकी है फाइनेंशियल ईयर 24-25 की पेंडिंग, तो वो आप जमा कर सकते हैं। ITR यू भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको 25% एडिशनल टैक्स देना होगा। हालांकि लेट फीस यहां पर आपको लगेगी, हमने बता दिया 1 से 5,000 की लेट फीस आपको देनी पड़ेगी, वो मैंडेटरी है। आप रिवाइज रिटर्न बनना चाहते हैं तो वो भी भर सकते हैं। 31 दिसंबर 2025 तक आखिरी डेट इसमें दी गई है। तो यहां पर आप अपना टैक्स भर के अपना इंटरेस्ट जो है विद इंटरेस्ट के साथ भरेंगे तो एडिशनल टैक्स आप बचा सकेंगे। जो एडिशनल 25% की लाइबिलिटी है वो आप पर नहीं आएगी। तो 31 दिसंबर से पहले अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR भर देते हैं तो आपको 1,000 या 5,000 की मिनिमम पेनल्टी देनी पड़ेगी, लेकिन आपको एडिशनल टैक्स कुछ भी नहीं देना है। तो जल्द से जल्द अपने इनकम टैक्स रिटर्न जो है अगर कोई पेंडिंग है तो वो फाइल जरूर कर ले। आ जाते हैं अपने अगले पॉइंट पे, इन्वेस्टमेंट इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम।
दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अभी आपको 8.2% का ब्याज मिल रहा है। मार्च के बाद हो सकता है इस स्कीम में जो ब्याज है वो शायद आपको कम मिल सकता है। हालांकि सरकार ने पिछले 2 साल से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर इंटरेस्ट रेट कम नहीं किया है, लेकिन अगर बैंक के एफडी को मुकाबले देखें तो बैंक के अंदर अगर आप एफडी करवाते हैं तो अभी आपको 7.5 से लेकर 7.80% का गवर्नमेंट और सरकारी बैंक और जो निजी बैंक है उनमें आपको ब्याज दिया जा रहा है। सरकारी बैंक में तो और भी कम दिया जा रहा है। तो हो सकता है आने वाले समय में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का भी जो ब्याज है वो आपको कम हो सकता है, यानी अभी 8.2 मिल रहा है, बाद में आपको 8 या 7.5 भी मिल सकता है। तो अभी आपके पास अच्छा खासा मौका है। आप अभी अगर निवेश करते हैं तो 8.2% के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। साथ में ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको 31 मार्च से पहले अगर निवेश करेंगे 1.5 लाख की यहां पर छूट मिल जाती है, डिडक्शन का फायदा मिल जाता है। ध्यान रखिएगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और आरडी इसमें आपको 8.2% का ब्याज मिलता है और आरडी में आपको 6.70% का ब्याज मिलता है। अगर आप यहां पर 30 लाख रुपया निवेश करते हैं तो पूरे 5 साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा? 12,30,000 रुपया। और ये 12,30,000 रुपया आप अगर आरडी में निवेश कर देते हैं हर महीने 20,500, तो इस केस में आरडी में 5 साल के बाद आपको मिलेंगे 2,33,000। तो 12,30,000 तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम से मिल गया और 2,33,000 आपको आरडी स्कीम से ब्याज मिल जाता है। कुल ब्याज आपका 14,63,000 हो जाता है, यानी 9.75% का इंटरेस्ट आप कमा जाते हैं। तो अगर ये प्लानिंग आप करेंगे तो अच्छा खासा 9.75% का ब्याज आपको मिलेगा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम प्लस आरडी स्कीम में। अगर आप रेगुलर मंथली इनकम लेना चाहते हैं तो 8.2%, नहीं तो 9.75% का ब्याज आपको मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा, फिलहाल अभी जो बैंक है, अगर आप प्राइवेट बैंक में जाते हैं या गवर्नमेंट बैंक में जाते हैं तो कम ब्याज आपको मिलता है, जबकि अगर आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अगर निवेश करते हैं, लेकिन यहाँ पर लिमिट है 30 लाख से ज्यादा आप निवेश नहीं कर सकते। तो यहां पर सरकार ने 30 लाख की लिमिट रखी गई है और 8.2% का ब्याज आपको पर एनम के हिसाब से दिया जा रहा है, जो 2 साल से कोई भी चेंज नहीं हुआ है। लेकिन हो सकता है ये 6 महीने या नेक्स्ट क्वार्टर में आपको थोड़ा कम मिलेगा। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इस स्कीम में आप जल्द से जल्द निवेश जरूर कर लें। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात करते हैं आपको सबमिट क्या करना है, फॉर्म 12 BBA। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सभी पेंशनरों के लिए जिनको पेंशन मिलती है। ध्यान रखिएगा, ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन सीनियर सिटीजन के लिए ये फॉर्म दिया गया है जिनकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है। एग्जम्पशन आपको मिलता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी पेंशन, एफडी, सेविंग के इंटरेस्ट की इनकम है सेम बैंक अकाउंट में आ रही है, इसके अलावा आपकी कोई अदर इनकम नहीं होनी चाहिए, जैसे रेंट, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम नहीं होनी चाहिए, तो उस केस में आपको ये फॉर्म जो डिक्लेरेशन है वो बैंक को और पोस्ट ऑफिस को जमा करना होता है। और बैंक या पोस्ट ऑफिस जो भी है, अगर आप ये बैंक को जमा करते हैं तो उस केस में जो बैंक है वो आपका टीडीएस डिडक्ट करता है। बैंक है वो आपका टीडीएस डिडक्ट करता है आपकी टैक्सेबल इनकम में से जो भी डिडक्शन है। अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजिम लिए तो 80C से लेकर 80U के जो भी डिडक्शन है वो अलाउ करेगा। इसके बाद जो रिबेट है वो भी अलाउ करेगा, जिसके बाद आपकी जो इनकम निकल कर आएगी उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा स्लैब रेट के हिसाब से और फिर टैक्स जो है वो सरकार को जमा कर दिया जाएगा। अगर बैंक ये काम कर लेती है, वो टैक्स टीडीएस जो है वो सरकार को जमा कर देती है, तो उस केस में जो रेसिडेंट स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है उन्हें आईटीआर फाइल करने की कोई भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उन्हें आईटीआर फाइल नहीं करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर उनका टीडीएस डिडक्ट हो गया तो फिर उन्हें आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। यह सेक्शन दिया गया सेक्शन 194P के तहत। तो अगर आप एक पेंशनर है, आपकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है, स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, रेसिडेंट है और सिर्फ पेंशन इनकम आ रही है, एफडी और ब्याज की इनकम आ रही है, एक ही बैंक के अंदर आ रही है, कोई अदर इनकम नहीं है, तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपको जमा करना है बैंक में जाकर। बैंक आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा, इसके बाद आपको आईटीआर फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपका टीडीएस 50,000 से ज्यादा डिडक्ट हुआ है या टीडीएस डिडक्ट भी हुआ है तो उसे रिफंड लेने के लिए आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे, बैंक अकाउंट कैसे आपको मेंटेन करना है। ध्यान रखिएगा, अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांजैक्शन करते हैं तो कई बार इनकम टैक्स के अंदर लिमिट दी जाती है, कितने ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर आप करेंगे तो इनकम टैक्स की नोटिस आ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, सेविंग अकाउंट के अंदर क्या क्या ट्रांजैक्शन आप कर सकते हैं, क्या लिमिट दी गई है। सेविंग बैंक अकाउंट की बात करें तो यहां पर आप डिपॉजिट जो है वो कैश
नहीं कर सकते 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा। अगर आप चेक से करते हैं, यूपीआई, आरटीजीएस, आईएमपीएस, नेट बैंकिंग से करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा तो उस केस में आपको नोटिस आ सकती है, क्योंकि जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो यहां पर जो रिपोर्ट कर देगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। इसके अलावा यहां पर कैश विड्रॉ नहीं कर सकते सेविंग बैंक अकाउंट में मोर देन 1 करोड़। और अगर आप आईटीआर लगातार 3 साल की फाइल नहीं करते तो 20 लाख की लिमिट है। इससे ऊपर अगर आपने कैश विड्रॉ किया है तो उस केस में आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर आपका जो कैश है, विड्रॉल है, मोर देन 1 करोड़ है तो 2% टीडीएस डिडक्ट होगा। और नॉन फाइलर्स के लिए यहां पर 20 लाख से ज्यादा है तो उसके इसमें 2% यहां पर भी आपका टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। और 1 करोड़ से ऊपर होगा तो उसके इसमें 5% का टीडीएस जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सेक्शन 194N जो है वो यहां पर लागू हो जाता है। अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं, सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, इस लिमिट से ज्यादा करेंगे तो उसके इसमें आपकी पेनल्टी यहां पर लग जाएगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, मेंटेन आपको 2 या 3 ही बैंक अकाउंट करने होते हैं। 2 से ज्यादा अगर आप मेंटेन करेंगे तो बैंक चार्जेस आपको लगेंगे, एटीएम चार्जेस लगेंगे, मिनिमम बैलेंस कई बार आपको मेंटेन करके चलना होता है तो आपका जो फंड है वो ब्लॉक हो सकता है। कई सारे चार्जेस, एसएमएस चार्जेस हो गया या बैंक स्टेटमेंट चार्जेस हो गया, वो आपको देने पड़ सकते हैं। साथ में आप जब आईटीआर फाइल करते हैं उन सभी बैंक का डिस्क्लोजर जो है वो आपको देना मैंडेटरी हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखें 2 या मैक्सिमम आप 3 बैंक अकाउंट होल्ड करें ताकि आपको कभी भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आप अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी जरूर ऐड करें और केवाईसी हर साल जो है वो अपडेट करते रहें, हर साल अपनी केवाईसी देते रहें, अदरवाइज आपका जो बैंक है, खाता जो है वो उसको बंद कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, अपनी पासबुक को आप हर साल जो है वो अपडेट कर ले। 31 मार्च 2026 तक के जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं वो सारे के सारे आप अपडेट करके जरूर रख ले। यानी जब 31 मार्च आएगा तब जाकर बैंक में एक बार आपने जितने भी ट्रांजैक्शन है 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक सभी बैंक अकाउंट की पासबुक जरूर अपडेट कर ले, क्योंकि आगे जब आप अपनी इनकम कैलकुलेट करेंगे, आईटीआर भरेंगे, तब ये बैंक पासबुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी इंटरेस्ट सर्टिफिकेट है, चाहे बैंक से हो, पोस्ट ऑफिस से हो, एफडी करवाई हो, तो वो सारे सर्टिफिकेट आप कलेक्ट जरूर कर ले। आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके चले ताकि आपको कोई भी पेनल्टी ना लगे। तो हर बैंक के अलग अलग मिनिमम बैलेंस लिमिट होती है, कोई 1000, कोई 2000, कोई 5000, कोई 10,000, कोई 15,000, तो कोई 50,000 भी अपना मिनिमम बैलेंस रखता है। तो आपको मिनिमम बैलेंस जो है वो मेंटेन करके चलना है। अगर आपका टोटल डिपॉजिट सेविंग अकाउंट के अंदर यानी टोटल क्रेडिट अगर देखें 50 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी सेविंग अकाउंट के अंदर अगर आप 50 लाख से ज्यादा की क्रेडिट आई है तो उस केस में आईटीआर मैंडेटरी है, भले ही आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से इनकम कम भी क्यों ना है। आप 1 लाख कमाते, 2 लाख कमाते, लेकिन फिर भी आपने बार बार ट्रांजेक्शन किया है जिसकी वजह से आपकी लिमिट अगर 50 लाख से ज्यादा क्रॉस हो गई, आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। आ जाते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर है, म्यूचुअल फंड है, तो उसे सेल आप 31 मार्च से पहले करेंगे तो फायदा बेनिफिट आपको मिल जाता है। मान लीजिए आपके पास इक्विटी शेयर है या म्यूचुअल फंड है जिसको आपने होल्ड करके रखा है 12 महीने से ज्यादा और उसको जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंसिडर किया जाता है। अगर 12 महीने से ज्यादा आपका इक्विटी शेयर है, म्यूचुअल फंड है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाता है। आपको यहां पर एग्जम्पशन दिया जाता है 1,25,000 का, भले आप न्यू टैक्स रिजिम में क्यों ना जाते हो, ये एग्जम्पशन आपको अलाउ किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बिफोर 31 मार्च 2026 से पहले आप इसको सेल करें और सेम डे पर आप चाहें तो इसको रीबाई कर सकते हैं, यानी वापस इसको बाई कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा 2 डीमेट अकाउंट रखिएगा, एक ही डीमेट अकाउंट से आप सेल बाई ना करें, अदरवाइज आपका अकाउंट जो वो स्टक हो सकता है। तो अलग अलग डीमेट अकाउंट रखें, एक अकाउंट से आपने बेचा, दूसरे अकाउंट से आप खरीद सकते हैं। इसी के साथ ध्यान रखिएगा 4 लाख आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, 1,25,000 आपको यहां पर मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जम्पशन, टोटल 5,25,000 का बेनिफिट मिलेगा सीनियर सिटीजन को। यानी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है, सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लेकिन आपका यहां पर बेनिफिट है 5,25,000 तक का। 5,25,000 तक का आपकी इनकम अगर हुई तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा 5 लाख प्लस 1,25,000 और यहां पर मिलेगा आपको, यानी 6,25,000 यहां पर बेनिफिट मिल जाएगा, कोई टैक्स यहां पर नहीं लगेगा। हालांकि 12 लाख तक आपको छूट है, लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा यहां पर आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी नहीं होगा। अगर इससे ज्यादा होती है तो आईटीआर फाइल करना है,
रिबेट आपको मिल जाता है 87A का। इस बार रिबेट 87A जो है वो न्यू टैक्स रिजिम वालों को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ना ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर दिया जाएगा। साफ तौर पर यहां पर सरकार ने कह दिया है 1 अप्रैल 2026 के बाद आपको कोई भी रिबेट अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में जाते हैं तो 1,25,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जम्पशन मिल जाता है और 4 लाख का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का फायदा मिल जाता है अगर आपकी अदर कोई इनकम नहीं है तो आप बेनिफिट ले सकते हैं। यहां पर 5,25,000 और 6,25,000 का अगर आप सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है, वेरी सीनियर सिटीजन है तो ये बेनिफिट आपको यहां पर मिल जाता है। तो दोस्तों ये 10 पॉइंट मैंने डिस्कस किए जो आपको 31 मार्च से पहले पहले कंप्लीट कर लेने हैं। अगर ये 10 बातें आप समझ लेते हैं, कंप्लीट कर देते हैं तो उस केस में 1 अप्रैल के बाद आपको यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। अगर आपने ये नहीं किया तो उस केस में आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।